जय हिंद एवरीबॉडी। मैं अपनी तरफ से ये लेट कर रहा हूं कि ये जो लॉन्ग वीडियो है इसमें आखिरी बार में 21 अप्रैल के पहले मैं आपको जय हिंद बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो सेशन है ये आखिरी सेशन होने वाला है जिसमें मैं पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और इसके साथ मैं आपको ओशनोग्राफी के नोट्स दे दूंगा, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आया कि भैया आपने फिजिक्स पूरी करवा दी, आपने केमिस्ट्री पूरी करवा दी, आपने बायो पूरी करवा दी, आपने इंडियन ज्योग्राफी पूरी करा दी, आपने उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, इवन आपने गिफ्ट टेस्ट भी हमको प्रोवाइड कर दिए। जो हमसे हो रहा था सारी की सारी चीजें कर दी, बस आप लोग बोल रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी का और बता देते। तो सुनो मेरी बात, जियोमॉर्फोलॉजी के जो फ्री सेशन है, आप रोर एनडी ऐप पर जाओगे, वहां पर आपको पूरी की पूरी 5 सेशन वहां पर क्लियरली देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ इसके नोट्स मैं आपको यूट्यूब पर टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड सेकेंडली क्लाइमेटोलॉजी में पूरी की पूरी आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। अब ओशनोग्राफी, रही बात ओशनोग्राफी की, बहुत छोटा है, मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा और इतने बढ़िया नोट्स बने हैं कि आप समझ जाओगे, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। और जिसने भी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो आखिरी वाली इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो थी, जो इंडियन ज्योग्राफी का आखिरी वाला पार्ट था, इंडियन ज्योग्राफी थर्ड वाला पार्ट, उसको देखकर मतलब कि आप भले ही स्टार्टिंग के 2 छोड़ दो मगर वो आखिरी सेशन मत छोड़ना, क्योंकि उसमें जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं ना वो एकदम अमेजिंग है। वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत ही बढ़िया लेवल के टॉपिक है वो। सो यू हैव गॉट अ गोल्डन चांस टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। आखिरी टाइम है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। दिस इज कपिल भैया, वेलकम बैक यू टू रोर एनडीए एंड लेट्स टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है, मतलब पूरा का पूरा अर्थ है, उसके लैंड के बारे में स्टडी करना मतलब जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, मतलब उसके क्लाइमेट के बारे में बात करना, उसके कंपोनेंट के बारे में बात करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और अर्थ में जो ओशियंस है उनके बारे में स्टडी करना तो ओशनोग्राफी। और ओशनोग्राफी बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, चलो वो भी कंप्लीट करा दूंगा ये वाले सेशन में। बाकी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले क्लाइमेटोलॉजी, तो ये आप देखोगे ये आपकी अर्थ है। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज योर अर्थ। और ये जो अर्थ के ऊपर दिख रही है ना, ये लेयर बाय लेयर बाय लेयर, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो बस इसी के बारे में पढ़ने वाले। बढ़िया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और जिसने भी कहीं और से पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग बढ़िया तरीके से रिविजन कर लो। क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, सबका अलग है, बिकॉज आई वाज अ डिफेंस एस्पिरेंट। मैं अपनी तरफ से होल हार्टेडली ऐसा पढ़ाता हूँ कि यू शुड नॉट बी बोर्ड एट ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखो बेसिकली पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ द गैसेस, और ये अर्थ को पूरा एनवेलप करता है। और ये जो पूरा का पूरा अर्थ का मास है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। अब मेरी बात याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया एटमॉस्फेयर तो बहुत हाइट तक है, मगर जो 99% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर, मतलब कि इफेक्टिव एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो उसका जो 99% जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है ना, वो 32 किलोमीटर की हाइट तक सिचुएटेड है। मतलब 32 किलोमीटर की हाइट तक अर्थ सरफेस से वो वहां पर प्रेजेंट है, वहां तक कन्फाइंड है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में एयर है जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस है। जब ये अर्थ ब्लो करती है, मतलब कि द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड, दैट्स इट। देखो ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर के बाद आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, एकदम नेग्लिजिबल है। बट इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये 90 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये वाले सेशन में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करूंगा। भैया ऐसा क्यों, अभी तक जितने भी सेशन लिए हैं आपने पूरे पीवाई क्यों कराए हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ दे रखे हैं, ये वाले क्यों नहीं? क्योंकि भाई ऑलरेडी तुमको गिफ्ट दे दिया मैंने। एप्लीकेशन पर जाओ, पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी ये सेशन कंप्लीट करने के बाद वहां पर भरपूर मात्रा में क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि 21 अप्रैल को आपके पेपर में उसी लेवल के छपे हुए पेपर देखेंगे आपको। तो वहां से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सीधे का सीधा जब तुमको देखो सेशन करने के बाद तुमको यदि एक प्लेस पर जाने के बाद सीधे पूरे क्वेश्चन मिलेंगे तो वो चीज बेटर है ना, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब अपन थोड़ा पास्ट के बारे में बात करते हैं। पहले क्या था, हमारे अर्थ पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी जो कि लाइटर गैस थी। अब उस टाइम पर बहुत सारा वॉल्केनिज्म हुआ, मतलब वॉल्केनो एक अलग ही मात्रा में हुआ जब अर्थ अपनी प्रीमोडियल स्टेज में थी, मतलब जब अर्थ बन रही थी। अब भाई वॉल्केनिज्म हुआ कभी भी तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, वेपर, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में आए। अब ये एटमॉस्फेयर में आए तो कभी ना कभी तो कंडेंस करेंगे। अब ये कंडेंस करके, अब इतने समझदार आप हो कि कंडेंस करके ये क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे। अब बादल बना तो और भी समझदार आप हो कि बादल बना तो भाई बारिश तो होगी। अब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो अर्थ है उसका जो लोअर डिप्रेशन है, ऐसे गड्ढे गड्ढे बने हुए, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हुआ है ये क्या बन गई, ओशियन बन गई, दैट्स इट। अब आगे बढ़ो, देखो ये जो यहाँ पर अब आता है कि ऑक्सीजन कैसे आई। यहाँ पर एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, साइनोबैक्टीरिया ने करी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में हमारा O2 आया। इसको याद रखना, बस बात खत्म। अब आगे बढ़ो। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन लोग क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एटमॉस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। अब इसका कंपोजिशन कैसे मिलकर बनता है, फॉर एग्जांपल आपको बॉडी के बारे में स्टडी करनी है,
आपने हैंड के बारे में स्टडी कर ली, आपने फोरहेड के बारे में स्टडी कर ली, आपने लेग के बारे में स्टडी कर ली, आपने एब्डोमेन के बारे में स्टडी कर ली, मतलब और आपने इन चीजों के बारे में स्टडी कर ली और इंटरनल मतलब हो गई बॉडी कंप्लीट। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर में 3 चीजें हैं, इनके बारे में स्टडी कर ली तो एटमॉस्फेयर खत्म। व्हाट आर दे? गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। यहां देखो गैसेस के बारे में 2 प्रकार की गैसेस, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। जैसे कि आप बोलते हो नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है और प्लांट इसको अमोनिया के फॉर्म में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है जो कि कंबशन में यूज होती है। ये कांस्टेंट गैसेस हैं, मतलब ऐसी है कि फिक्स है इनकी वैल्यू। बट इफ यू सी कार्बन डाइऑक्साइड, भाई पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है और भी कई सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करेगी। ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, मतलब ओजोन कम हो रही है, मतलब वेरिएबल है भाई, चेंज हो रही है। कांस्टेंट यदि कांस्टेंट होती तो फिर इसका डिप्लेशन ही क्यों होता? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मीथेन CH4 जिसको कहा जाता है, ये भी मतलब वेरिएबल है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो CO2 है, ये CO2 ट्रांसपेरेंट है का इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, मगर ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। भैया इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुमको बताऊं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपको अर्थ दिख रही है, ये प्यारी सी अर्थ है, हाँ जी ये प्यारी सी अर्थ है। इसके बाहर ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है। यहाँ से ये क्या आ रहा है? ये इतना बड़ा सन है, यहाँ से रेज आई, तो जब यहाँ पर रेज आई तो ये किस फॉर्म में रेज आती? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन रहती है। इनको इंसोलेशन कहा जाता है, आगे मैं बताऊंगा ये इंसोलेशन है। अब ये इंसोलेशन अर्थ के अंदर आई, अब जब ये अर्थ के अंदर आई मेरे भाई, तो यहां पर क्या होगा? ये अर्थ इनको, ये जो एटमॉस्फेयर है ये इनको आने देगा, मतलब ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको आने देगा। अब अर्थ का मतलब ऐसा है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जितना एब्जॉर्ब करी है, अर्थ का काम कैसा है कि जितना मैंने अपने, फॉर एग्जांपल तुम लोग हो, तुम लोग क्या करोगे? तुम अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि पापा तुम जितनी पैसे फीस वगैरह हमारी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हो, एक दिन हम सारा आपको लौटा देंगे। तो अर्थ का काम भी कैसा है? अर्थ का काम कैसा है कि जितनी भी गैसेस वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है वो पूरी की पूरी रिलीज करेगी। अब यहां पर अर्थ क्या करेगी? रिलीज कर देंगे। मगर कुछ कमबख्त गैसेस ऐसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये क्या करेंगी? उन गैसेस को, उस जो रेडिएशन है जो अर्थ ने बाहर रिलीज करी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यहाँ तो शॉर्ट वेव में आई, मगर अब यहाँ अर्थ ने छोड़ी लॉन्ग वेव में, तो इनको उठाकर वापस अर्थ के अंदर रख देंगी और अर्थ का टेम्परेचर इससे बढ़ेगा और ये हमारे लिए दिक्कत है। तो अब सुनो, इनकमिंग सोलर, अब ये गैसेस कौन सी है? CO2। ये गैसेस है CO2। अब देखो ट्रांसपेरेंट मतलब कि निकल जाने देना, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट थी, मगर जो आउटगोइंग मतलब जो बाहर निकल रही थी उनके लिए क्या थी? ओपेक, मतलब कि उनको इसने बाहर जाने नहीं दिया, रोक लिया, अंदर वापस से घुसेड़ दिया। समझ में आया? क्लियर है भैया? अब देखो CO2 क्या पजेस करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पर ओजोन की बात करें, ये 10 से 50 किलोमीटर तक यहाँ पर प्रेजेंट है। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर और जितनी भी यूवी रेज है सन से उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन की थिकनेस के बारे में सवाल आया तो ये डॉप्सन यूनिट इसको मेजर करती है, ठीक है? डॉप्सन यूनिट से ओजोन की थिकनेस का पता चलता है। अब देखो आओ अपन काय के बारे में बात करेंगे, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? एक ऐसी वेरिएबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि हाइट के बढ़ने से कम होती है। अब जितनी भी वाटर वेपर है वो एक हाइट तक प्रेजेंट है, ठीक है? मतलब 5 किलोमीटर तक की हाइट तक 90% वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसके जितनी भी 10% बची हुई है उसके बाद है, मतलब 5 किलोमीटर तक तो ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि हाइट के बढ़ने से कम हो रही है और 0 से 5% वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करती है। और यहां पर ये वाटर वेपर कैसे आएगी? इवेपोरेशन की प्रोसेस है, मतलब कि व्हेन द लिक्विड इज गेटिंग चेंजिंग, व्हेन द लिक्विड इज गेटिंग चेंज्ड into vapor state without reaching to its boiling point, it is called evaporation and it is a surface phenomenon। ठीक है? अब ये क्या है? जैसे ही इक्वेटर पर जाओगे, इक्वेटर से पोल, ये वाटर वेपर कम होती है। जैसे ये आपकी इक्वेटर है, यहां से पोल पर जाओगे तो ये क्या? वाटर वेपर कम होगी, हाइट के बढ़ने से कम है। अब ये क्या है? इट एब्जॉर्ब्स द पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन। देखो अब मैंने क्या बताया था? सन से रेज आ रही हैं, सन से रेज आ रही हैं किसके? इंसुलेशन के फॉर्म में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के फॉर्म में। अब उनको कई बार क्या होता है, ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ पार्ट वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, देन कुछ पार्ट हमारा कहां पर? अर्थ के ऊपर आता है। अब ये जो वाटर वेपर है, इट आल्सो एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस वाज नॉट ओनली CO2 बट वाटर वेपर आल्सो एक्ट लाइक ग्रीन हाउस गैस। समझ में आया? अब तुम देखो इसके जितने भी सवाल है भाई, नेक्स्ट लेवल सवाल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, पूरे दिलो जान के साथ टेस्ट प्रिपेयर करा है। 21 अप्रैल को उसी लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे, वहां जाकर प्रैक्टिस कर लेना सेशन देखने के बाद। और ये पूरा आखिरी सेशन होने वाला है अपना 21 अप्रैल तक, यहाँ पर फिर कोई भी सेशन नहीं आएगा। स्टार्टिंग मैंने करी थी, देखो मैंने क्या बोला था, ये जो फाइट है जो एनडीए एग्जाम को क्लियर करने की एक्चुअली फाइट है, आपने क्लियर करी थी, बट इन द वेरी स्टार्ट आई सेड यू दैट दिस पर्टिकुलर जंग वी विल कंप्लीट टुगेदर। तो ये हम एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स कंप्लीट हुआ, केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ, बायो कंप्लीट हुआ, करंट अफेयर्स कम्युनिटी पोस्ट पर डले हुए हैं, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करे, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करी, अब हम पूरा फिजिकल ज्योग्राफी दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा मतलब जो बोला था वो सारी चीजें कंप्लीट करी। सो अ मैन इज ऑलवेज नोन बाय हिज वर्ड्स, व्हाट वी कमिटेड वी फुलफिल्ड आवर कमिटमेंट। तो यहाँ पर ये जो वाटर वेपर है, ये इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करती हैं,
तो यहाँ पर ये ना ही अर्थ को ज्यादा हॉट बनने देती है और ना ही कोल्ड बनने देती है। अब आखिरी में डस्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? ये डस्ट पार्टिकल मतलब कि कितने सारे डस्ट पार्टिकल हैं। आप अपने घर के बाहर जाकर देखो, घर के बाहर आप जैसे ही जाओगे आपके धूल वाले पार्टिकल्स मुंह पर पड़ेंगे, कोई स्मोक निकला होगा, कोई राख होगी, मतलब दे ओरिजिनेट फ्रॉम सीका सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एश, पॉलन, डस्ट, इन सभी को हम लोग डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। अब ये पता, एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है वहां पर बहुत ज्यादा दे आर हाईली कंसंट्रेटेड, यहां पर ज्यादा है, एंड दे एक्ट्स एज हाइग्रोस्कोपिक। ये क्या चीज है देखो मैं तुमको बताता हूं, सुनो। ये डस्ट पार्टिकल है, हाँ जी भैया ये डस्ट पार्टिकल है। अब ये डस्ट पार्टिकल के अराउंड पता क्या होगा, यहाँ पर ये वाटर वेपर इकट्ठी हो रही है, ये वाटर वेपर ऐसे गोल 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 इकट्ठी हो गई। अब ये भाई ने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल था ना, इसने क्या कर लिया, वाटर वेपर को अपने पास बुला लिया। अब जब ये वाटर पेपर यहां पर आ गई, अब ये आगे क्या करेगा, इनको कर देगा कंडेंस, इनको कर देगा कंडेंस। अब ये जो पर्टिकुलर ये जो डॉट था ना, ये डॉट था, इसके अराउंड यहां पर बन जाएगा बादल, कंडेंस होके वो बादल बन जाएगा। मतलब कि ये जो डस्ट पार्टिकल था इसने बनाया क्या, क्लाउड। तो इसको हम लोग क्या कहने लगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब समझ में आया? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये जो डस्ट पार्टिकल है इट ऑल्सो एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक ऐसी चीज है जो कि क्लाउड का फॉर्मेशन करती है, बादल बनाती है, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की। भैया लेयर याद ही नहीं होती है, कैसे करके याद करें? अरे भाई अभी तक मेरे से नहीं पढ़ा था इसलिए याद नहीं हो रही थी। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, इतनी सारी लेयर है। अब यहां पर मैंने तुमको एक चीज बताई थी, मतलब जब भी मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं एक चीज बोलता हूं कि भाई ये ज्योग्राफी ना अर्थ का काम उल्टा चलता है। जैसे कि ये भाई पर्सन है, ठीक है, ये बंदा है, ये जो कैप पहनेगा वो कहां पर, सिर के ऊपर पहनेगा, ये सिर के ऊपर कैप पहनेगा, है ना। मगर जो अर्थ है ना, ये कैप कहां पर पहनती है, नीचे। मतलब कि कैप मतलब कि कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप मतलब कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन नीचे है और जो कैंसर है वो ऊपर है, मतलब अर्थ में उल्टा है भाई, कैप नीचे। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, जैसे कि आपको बोला अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर का मतलब टॉप लेयर, है ना। यदि मैं टॉप से आपको बोलूं कि टॉप कहां है, नॉर्मली अपने हिसाब से टॉप यहां होगा, मगर अर्थ के हिसाब से यहां है नीचे, मतलब अर्थ के हिसाब से नीचे है। तो टॉप मतलब की ट्रोपोस्फियर, टॉप मतलब की ट्रोपोस्फियर। मगर सुनो, टॉप मतलब टॉप से तुमने क्या याद रखा, ट्रोपोस्फियर मतलब नीचे है, ट्रोपोस्फियर नीचे। अर्थ की सबसे लोअर मोस्ट लेयर कौन सी, सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फियर है। क्यों? क्योंकि यहां पर उल्टा है। तो टॉप से आपने ट्रोपोस्फियर याद करा, मगर इसको ऊपर मत रखना, इसको नीचे रखना। अब सुनो, अब इतनी सारी लेयर है जिसका नाम स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। अब मैंने तुमसे बोला जैसे कि एक भाई का नाम क्या है, एक भाई का नाम है, एक भाई का नाम अपन क्या लें, रोहित, एक भाई का नाम है रोहित और एक भाई का नाम है मोहित। अब मैंने आपसे बोला, है ना, और एक भाई का नाम है विराट, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें से दो कॉमन बंदे को अलग कर दो, तुम क्या करोगे, रोहित और मोहित को अलग कर दो, विराट नहीं। क्यों? क्योंकि विराट का जो नाम आ रहा है वो रोहित और मोहित से मिल नहीं रहा है ना, इसलिए। अब मैंने तुमसे बोला ट्रोपोस्फियर के बाद मैंने तुमको तीन नाम दिए, एक थर्मोस्फियर, एक मीजोस्फियर और एक ट्रोपोस्फियर। काय को लेकर आओ, तुम लोग पता क्या बोलोगे, तुम लोग बोलोगे स्ट्रेटोस्फियर को लेकर आओ। क्यों स्ट्रेटोस्फियर को लेकर आओ? क्योंकि भैया ट्रोपोस्फियर आपने बोला, बस उसमें एस लगा दो तो वो क्या क्या बन गया, स्ट्रेटोस्फियर। तो बस इसलिए आपने स्ट्रेटोस्फियर कर दिया। अब इसके बाद काय को करना है पता, इसके बाद करना है आपको, अब देखो, अब सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर काय को कर दो, एक्सोस्फीयर को। एक्सोस्फीयर क्यों कर दिया भैया, देखो एक्सो मतलब की होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। अब एक्सटीरियर का मतलब यदि मेरे भाई बाहर वाला है तो सबसे ऊपर उसको ही कर देना, बात खत्म कर, सबसे ऊपर। अब दो दो लेयर और बची है, कौन सी, एक है थर्मोस्फियर, ठीक है, और एक बची है मीजोस्फियर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, थर्मा का मतलब होता है हीट, ज्यादा गर्म, है ना, और मीजो का मतलब होता है ठंडा। तो थर्मा कहां होगा भाई, सन तेरा ऊपर है, सन तेरा ऊपर है, तो सबसे गर्म लेयर कहां पर होगी, ऊपर। तो यहां पर ये थर्मो यहां पर थर्मोस्फेयर ऊपर हो जाएगी गर्म वाली, और यहां पर तेरी मीजोस्फेयर ये हो जाएगी। अब मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूं, आप गारंटी से भूल ही नहीं सकते, गलती से आप भूल भी गए ना तो ये ट्रिक लगाकर आप वहां पर याद कर लोगे। ये वाला पीवाईक्यू पूछा हुआ है, पता पीवाईक्यू वाला इतना आसान पूछा हुआ है। अब सुनो, अब तुम बोलोगे भैया इतना ये थर्मोस्फेयर गर्म है तो सबसे बाहर होना था, नहीं, एक्सोस्फीयर को सबसे बाहर रखो, फिर ये ट्रोपोस्फियर यहां। कैसे करोगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, बात खत्म। अब भैया इनके फीचर्स बता दो, ये देखो यहां पर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो ऊपर ऑलरेडी मैंने ऊपर ट्रिक बता दी है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, हैशटैग ट्रिक, ठीक है, ऑलरेडी ट्रिक तुमको बता दी ऊपर। अब यहां पर देखो, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, भैया आयनोस्फियर थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, उसको बताता हूं अभी। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, सभी को पता है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब सुनो, अब ये अर्थ दिख रही है, ये कैसी है पता, यहां पर तुमको ये लेयर जो है ना ऐसी दिखेगी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी। भैया ये क्या है, पोल के पास एकदम करीब है मगर इक्वेटर के पास दूर है।
मतलब इक्वेटर के पास इसकी हाइट कितनी है, इसकी है 18 किलोमीटर, मगर पोल के पास 8 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर मतलब देखो अर्थ के पास तुमको जितनी भी चीजें होती है, मतलब कि डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, CO2 है, ये सब आपको कहां पर ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। और तुम अपनी आंख से देखते हो भाई कि जितना भी जो प्रोसेस है, मतलब कि यहां से वेपर बनकर ऊपर जाना, ऊपर जाकर कंडेंस होकर क्लाउड बनना, क्लाउड बनकर वहां पर प्रेसिपिटेशन होना, दीज ऑल दी दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, and the water cycle process takes place in the troposphere. All these particles, condensation, precipitation, storm, fog, all these phenomena occurs in the troposphere and hence it is called the zone of mixing. इसको zone of mixing कहा जाता है। अब देखो टेम्परेचर का जैसे ही आप 165 डिग्री ऊपर जाओगे, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। भैया कैसे, देखो एक चीज बताऊं आपको। हाँ जी भैया बताओ। देखो बस एक याद कर लो, यदि मैं तुमसे एक कॉमन सेंस पूछूं, चलो ये भी याद मत करो, मेरी गारंटी याद कराने का। क्या सुनो, मैंने तुमसे एक चीज पूछी कि तुम अभी हो इक्वेटर पर, ठीक है, अब तुम यदि चले जाओगे जम्मू में, तो जम्मू में मतलब मान रहा हूं कि हाइट वो चीज अलग चीज है, मगर एक ट्रिक बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप इक्वेटर में हो, मैं जैसे हार्ट ऑफ इंडिया एमपी से बिलोंग करता हूं, ठीक है। अब एमपी में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, मगर जम्मू में जाऊंगा तो यहाँ पर ठंड लगेगी मेरे को, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो नॉर्मली आप क्या याद करोगे कि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा। सुनो मेरी बात, तो पहला आपने ट्रोपोस्फियर पढ़ा, हाइट भाई तू बढ़ाएगा तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मीजोस्फियर में हाइट बढ़ाएगा तो कम होगा, थर्मोस्फियर में हाइट बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, और एक्सोस्फियर में हाइट बढ़ाएगा तो कम होगा। समझ में आया? मतलब एक याद करा दिया ट्रोपोस्फियर, उसके बाद ऑटोमेटिक। अब एक बात बताऊं, ये जो थर्मोस्फियर है, थर्मा मतलब हीट, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर होगा? थर्मोस्फियर में। मीजोस्फियर मैंने कोल्डेस्ट याद करवाया था, तो कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है? मीजोस्फियर, सबसे कम इसमें होगा। बस भैया सब याद करा दिया। अब यहां पर देखो ट्रोपोपॉज। अब पॉज की और ट्रिक देख ले मेरे भाई, सुन मेरी बात, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं। मैंने तेरे से बोला कि सुन, दो लेयर है, एक कौन सी है? एक है ट्रोपोस्फियर, एक है ट्रोपोस्फियर। हाँ जी भैया ट्रोपोस्फियर है। अब एक ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। तो अब मैंने बोला ट्रोपोस्फियर है, सुना, ट्रोपोस्फियर जो लेयर है ये अलग होती है, मतलब ट्रोपोस्फियर अलग होगी, मगर कैसे होगी? इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर वाली से अलग होगी। तो ट्रोपोस्फियर देखो, जो लेयर अलग होगी उस जैसे ट्रोपोस्फियर अलग हो रही है, तो पहले यहां पर लिखो पॉज, यहां पर लिखो पॉज। अब कौन सी लेयर अलग हो रही है भैया? ट्रोपोस्फियर अलग हो रही है, तो इसके आगे लगा दो ट्रोपो, है ना। तो ये क्या बन गया? ट्रोपोपॉज। मतलब ट्रोपोपॉज एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी ट्रांजिशनल लाइन है जो कि काय को अलग करेगी? ट्रोपो, मतलब कि ट्रोपोस्फियर को अलग करेगी। मगर यहां क्वेश्चन आता है किससे अलग करेगी? तो इसके ऊपर तेरे को क्या दिख रहा है? ट्रोपोस्फियर दिख रहा है, इससे अलग, मतलब अलग करेगी ऊपर वाली से। अब भैया आपने ऐसा क्यों बताया? मेरे भाई एक बात बता, सुन, मैंने तेरे को बताया यहां है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। अब जैसे गलती से मैंने पूछ लिया स्ट्रेटोस्फियर को क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर क्या है, तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपॉज लिखा, तो तुम क्या बोलोगे? स्ट्रेटोपॉज क्या है? एक ट्रांजिशनल लाइन है जो कि काय को अलग करेगी? स्ट्रेटोस्फियर को अलग करेगी, मगर काय से? अब क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर एक मीजोस्फियर है और इसके नीचे थर्मोस्फियर है, मगर अलग काय से करेगी? अलग करेगी ऊपर वाले से। ऊपर कौन सा है? मीजोस्फियर। याद आया? दो ऑप्शन हमेशा देगा। तो स्ट्रेटोपॉज एक ऐसी ट्रांजिशनल लाइन है जो कि अलग करेगा स्ट्रेटोस्फियर को, मगर काय से? ऊपर वाले से, जो कि मीजोस्फियर है। और कौन ऊपर होगा ये मैंने ऊपर ही याद, तो अभी तक जितनी भी चीज है मैंने आपको याद करवाई है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ता है स्ट्रेटोस्फियर। देखो यहां पर हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। अब सुनो एक चीज बताऊं, ये इसकी भी एक ट्रिक सुनो, मेरी बात सुनो। कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा सेशन रहा तुम्हारे लिए, ठीक है, बताना बिल्कुल मेरे को। यदि हाइट बढ़ रही, हाइट बढ़ी है ना, और हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मेरी बात सुनो मेरी जान, इंक्रीज हो रहा है तो आई एन से इंक्रीज हुआ, तो आई एन से इन्वर्जन, बस आई एन से इन्वर्जन। तो मेरी बात सुनो, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इन्वर्जन। हाइट के बढ़ने से यदि तेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तेरा नहीं अर्थ का, हाइट के बढ़ने से यदि अर्थ का मतलब हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन, इन से इंक्रीज इन से इन्वर्जन। अब सुनो, यदि हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेगा? नॉर्मली हो रहा है। क्योंकि देखो हाइट मैंने क्या बोला था, इक्वेटर, मैं एमपी में रहता हूं, जम्मू में जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। तो नॉर्मली क्या होगा? हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होगा, इसको बोलेंगे नॉर्मली, मतलब नॉर्मल लैप्स, इसको बोलूंगा मैं नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। तुम्हारा काम एकदम खत्म, सारी चीजें क्लियर। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में, पता ये जो स्ट्रेटोस्फियर है यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, और जितने भी डस्ट पार्टिकल तो आपने ट्रोपोस्फियर में छोड़कर आ गए, यहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है। अब ये नहीं है तो इसलिए यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट होता है। कोई भी फ्लाइंग ऑफिसर तुम में से बनोगे ना, जिसका एयरफोर्स जो ऑप्ट करेगा, तुम जो तुम्हारे एयरक्राफ्ट जो जेट उड़ाओगे ना, वो यहीं पर उड़ाओगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है। और यहां पर पता देखो, सिर्फ एक ही प्रकार का क्लाउड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिरस, यहां पर सिर्फ सिरस। अब ये कहां से निकलता है? इसको कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मीजोस्फीयर, जिसको कहा जाता है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब सुनो, यहां पर एक आइनोस्फीयर के बारे में बात करी थी ना, तो सुनो, एक कोल्ड और एक गर्म,
ठंडी और गर्म को अलग कौन करती है? आइनोस्फीयर। बस इतना याद कर लेना। तो पहले कौन सा था? ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस और थर्मो है, उसके बीच में आइनोस्फीयर जोड़ देना, तो ये भी याद करा दिया। अब सुनो, मीजोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, मतलब ये तो मीजोस्फीयर है ना, ये मीजोस्फीयर है, इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसको क्या बोलोगे? मीजोपॉज बोलोगे। तो ये जो मीजो हाइट के बढ़ने से यहाँ पर मीजोस्फीयर में क्या हो रहा है? हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है, और तुमको मैंने पहले भी बता दिया ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। तो ये जो मीजोपॉज है ये क्या है? सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट एटमॉस्फेयर का, -90 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? और ये आइनोस्फेयर कुछ नहीं करता, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर जो मीटियोरॉइड्स हैं यहाँ पर जल जाते हैं। ठीक है। अब थर्मोस्फेयर की बात करें तो ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड होता है थर्मोपॉज के ऊपर, और ये क्या करता है? थर्मोस्फेयर को एक्सोस्फेयर से अलग करेगा, एंड दिस इज द हॉटेस्ट लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और इसकी हाइट है 900 किलोमीटर, और इसको ट्रांजिशनल लेयर, अर्थ क्या एटमॉस्फेयर और स्पेस को अलग करने का काम एक्सोस्फेयर करता है। मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर लेयर यहाँ पर खत्म होगी, सबसे ऊपर वाली एक्सोस्फेयर और उधर है स्पेस, इसका काम है एक्सो। तो अभी तक मैंने सारी चीजें आपको याद करवाई। अब देखो अर्थ को ये सारी एनर्जी मिलती कहां से? देखो अर्थ है ना, अर्थ सारी एनर्जी कहां से? सन से रिसीव करेगा। मगर सन क्या, मैंने तुमको क्या बताया? अर्थ का काम क्या? जितना लिया उतना वापस स्पेस में क्या कर देना? रेडिएट कर देना। तो इससे क्या होगा? अर्थ ज्यादा वार्म अप भी नहीं होगा और ना ही ज्यादा ठंडा होगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट, अलग अलग पार्ट, सुनना, अब ये तुम्हारा अर्थ है, ये अर्थ है, हाँ जी भैया ये अर्थ है। तो ये जो अर्थ के पार्ट है जो अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर रहे हैं वो सारी जगह सेम नहीं है, हर जगह सेम रिसीव, मतलब कि जो यहाँ पर है, जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिसीव हो रही है उतनी यहाँ पर नहीं होगी, अलग अलग है ना। अब ये वेरिएशन पता, अब क्योंकि यहाँ पर काय का वेरिएशन आया, मतलब हीट का वेरिएशन आया, मतलब हीट, मतलब कॉमन सेंस है भाई। अर्थ की हर सरफेस के ऊपर, जैसे अर्थ के ऊपर अलग अलग पॉइंट है, उन सभी पॉइंट के ऊपर सेम हीट रिसीव नहीं होगी। ठीक है। अब हीट सेम रिसीव नहीं होगी तो पक्की बात है प्रेशर में वेरिएशन आएगा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ये जो हीट है ना, ये प्रेशर से रिलेटेड है, हीट है ये प्रेशर से रिलेट करती है, मैं बताऊंगा कैसे, डोंट वरी। अब ये जो हीट है, अब प्रेशर में वेरिएशन आया, तो अब प्रेशर में वेरिएशन आया तो हीट एक रीजन से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी बाय विंड्स। अब देखो मैं बताता हूं, पहली बात तो अर्थ को कहां से ये एनर्जी मिलती है? सोलर रेडिएशन से और एंडोजेनिक फोर्सेस से, मतलब अंदर जो अर्थ के अंदर जो हीट निकलती है ना वहां से। अब यहां पर देखो अर्थ रिसीव करेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, रिसीव करने का काम इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और निकालने का जो रिलीज करेगा वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो मेरी बात याद रखना, जो अर्थ है ना, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो रिसीव करती है कहां से? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से करती है। मोस्टली एनर्जी रिसीव, यहां पर लिख दे रहा हूं, मोस्टली यहां पर एनर्जी और यहां पर रिसीव कहां से करती है? ऐसा क्यों भैया? मैं बताऊंगा। क्योंकि ये देखो ये तो इसने रिसीव करा और ये वापस से एटमॉस्फेयर में आ गया, इसलिए लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इंसोलेशन, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? अर्थ मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी कहां से लेती है? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात चल रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। इन मतलब इनकमिंग, सो मतलब सोलर रेडिएशन, और शन मतलब रेडिएशन, मतलब इंसोलेशन, इंसोलेशन, और यह हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ की होगी। अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंसोलेशन को अफेक्ट करेंगे? पहले है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट करती है कैसे? एंगल बनाकर। कैसा एंगल बनाकर? 23.5 डिग्री का। भैया यहाँ तो 66.5 लिखा हुआ है, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ये अर्थ है, यहाँ पर ये इतना एंगल है, ये यहाँ पर कितना है? यहाँ पर तो 23.5 डिग्री है, मगर ऑर्बिटल प्लेन की बात करूंगा ना तो यहाँ पर 66.5 डिग्री है। 90 से माइनस कर दिया तो 66.5 आ गया। फिर आता है अर्थ का इंक्लिनेशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यहां पर तुम देखो ये अर्थ इंक्लाइंड है ना, अर्थ ऐसे करके इंक्लाइंड है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां पर है, इक्वेटर यहां पर है, और कैप्रिकॉर्न। अब एक बात बताओ, रेज यहां पर जो जाएंगी ना, यहां पर जो कोने में रेज जाएंगी, यहां पर जो कोने में रेज जाएंगी, यहां पर देखो यहां तो एकदम सीधी रेज जाएंगी इक्वेटर के ऊपर, तो यहां तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। मगर जब यहां पर रेज जाएंगी तो ये कैसी रेज जाएंगी? ये जाएंगी स्लैंटिंग रेज। ये जरूर बनी सीधी है मगर कैसी पहुंचेंगी? ये पहुंचेंगी स्लैंटिंग रेज। अब एक बात बताओ, यदि स्लैंटिंग रेज यहां पर जाएंगी तो कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा? ये सीधी वाली, मतलब एरिया कौन सा? अर्थ का एरिया कौन ज्यादा कवर करेगा? तो ये जो स्लैंटिंग रेज है, यहाँ पर जो स्लैंटिंग रेज है ये ज्यादा एरिया कवर करेंगी। तो एक बात बताओ, यदि एरिया ज्यादा है तो पर यूनिट एरिया में ये जो एनर्जी है, ये जो पर यूनिट एरिया में ये जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई घर में फॉर एग्जांपल चार बच्चे हैं, ठीक है। अब यदि फादर एक पर्टिकुलर क्या एक चॉकलेट लेकर आई हैं जिसका नाम है क्या? फ्रूट एंड नट्स, डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट्स, तो पक्की बात है भाई वो 4 लोगों में बटेगी तो सबके पास थोड़ा थोड़ा आएगा। मगर क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, मतलब 4 लोग हैं, ज्यादा बच्चे हैं। मगर वही फादर यदि 2 बच्चों के लिए लेकर आएंगे तो क्या आधी आधी करके दे देंगे तो सबको ज्यादा ज्यादा मिलेगी। मगर यहां पर ज्यादा एरिया कवर करेगी स्लैंटिंग रेज, तो क्या होगा? एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब रेज क्या होंगी? यहाँ पर रेज स्लैंटिंग है कहां पर? हाई एल्टीट्यूड पर।
हाई एल्टीट्यूड मतलब कि कैंसर ऊपर नदन पोलार वाला रीजन, तो वहां पर कौन सी रेज जाएंगी? स्लेंटिंग रेज। अब यदि स्लेंटिंग रेज जाएंगी तो एरिया ज्यादा कवर है, तो मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब कम इंसुलेशन पहुंचेगा। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। तो ये देखो लेटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, हायर द लेटीट्यूड कम एंगल वो बनाएंगी, है ना, और इससे क्या होगा, जो अर्थ का सरफेस है वो स्लेंटिंग रेज देगा, वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब लेंथ ऑफ द डेज, अब तुमने जनरली देखा होगा मतलब दिन के समय पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है, क्यों? क्योंकि भाई गर्मी ज्यादा है तो उस समय ज्यादा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से मतलब कि अफिलियन कब होता है? देखो पेरीहिलियन, पी से होता है पास, और पास से क्या होता है? पेरीहिलियन। पी से पास और इससे पेरीहिलियन। तो अफिलियन का मतलब, अफिलियन कब होगा? 4 जुलाई को, पेरीहिलियन 3 जनवरी को। और अफिलियन जब होगा, देखो जब अर्थ सन से बहुत पास होगी, पानी पीने दो यार मेरे को, जब अर्थ सन से बहुत पास होगी, ठीक है, अर्थ जब सन से बहुत करीब होगी तब क्या होगा? तब उसको ज्यादा सनरेज मिलेंगी। तो ऐसा कब होगा? पेरीहिलियन। तो ये इंसोलेशन ज्यादा होगा, अफिलियन में कम होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने क्या बताया था? वाटर वेपर जैसी चीजें क्या करती है? इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करती है। अब ये जितना कम होंगी उतना ज्यादा इंसोलेशन होगा। तो ये बता दिया। अब सोलर कांस्टेंट पता क्या है? कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है भाई। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिसीव्ड इन पर यूनिट एरिया बिटवीन सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। यहां पर यूनिट इसकी क्या है? कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 1.94 कैलोरी। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, इसकी अलग अलग यूनिट में अलग अलग आंसर आता है। तो मैं सुनो, आज शाम को मतलब कल सुबह या आज शाम को अपना जो रोर इंडिया वाला क्विज का ग्रुप है ना, जो क्विज का ग्रुप है, वहां पर आपको कितने क्वेश्चन डाल दूंगा? 3 क्वेश्चन डाल दूंगा अलग अलग यूनिट से, तो वहां से याद कर लेना। तो सुनो मेरी बात, ज्यादा इंसुलेशन पता कहां पर होगा? ट्रॉपिक पर, इक्वेटर पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अपनी जो अर्थ है वो ऐसी ना होकर ऐसी है, तो ऐसे ऐसे तुम देखो, ये ट्रॉपिक है तो यहां पर ज्यादा पड़ेगी ना, तो ट्रॉपिक्स पर ज्यादा है, इक्वेटर पर कम है, और कॉन्टिनेंट पर ज्यादा है, ओशियन पर कम है, सेम लेटीट्यूड। मतलब कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये एक लेटीट्यूड है ये वाली, तो यहाँ पर तुम्हारा ओशियन भी है और यहाँ पर कॉन्टिनेंट भी है, मगर ओशियन पर क्या होगा? कम इंसुलेशन होगी और कॉन्टिनेंट पर ज्यादा होगी, क्योंकि ओशियन को ठंडा होने में समय लगता है। अब सुनो मेरी बात, ये हीट जाती कहां पर है? हीट ट्रांसफर कैसी होती है? हीट पता कैसा ट्रांसफर होती है? मैं तुमको एक बढ़िया लेवल की अरे यार मैंने हीट, सुनो ये वाला टॉपिक मैं तुमको यहां पर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, हीट एंड थर्मो पढ़ाया है, तो ये पूरी चीज भाई इन डेप्थ, इससे भी डेप्थ में बताई है। और यहां पर मैंने क्या एक बढ़िया सी ट्रिक, इतनी शानदार ट्रिक मैंने वहां पर बताई है ना, दिमाग में बिठा लोगे, काम पता है तुम्हारा। कंडक्शन यहां पर फिर भी मतलब तुम वहीं पर जाकर देखना भाई, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वहां पर जाकर देखना, मात्र 5 मिनट में सारी चीजें क्लियर होंगी। और तुम बोलोगे कपिल भैया क्या ट्रिक बताइए, लिटरली भरोसा कर कर वहां पर ये लिख लो, अभी जिस कॉपी में लिख रहा हूं वहां पर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला सेशन लगा लेना, और वहां पर मैंने तुमको सीएफटी की ट्रिक बताई है, मतलब कि सेल्सियस से फेरेनहाइट में करना है, फेरेनहाइट से केल्विन में करना है, ये सारी चीजें वहां बताई है, तो इसको वहां पर देख लेना। अब देखो हीट बजट, ये हीट बजट छोड़ो, ज्यादा सवाल नहीं है, इन डेप्थ पढ़ना रहता है तो ही पढ़ता है, बाकी ये वाला छोड़ो। अभी यहाँ पर टेम्परेचर पढ़ो, यहां से सवाल आएगा। टेम्परेचर का मतलब क्या है भाई? कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, उसको मेजर करना मतलब टेम्परेचर। कौन कौन सी चीजें इसको कंट्रोल करेंगी? लेटीट्यूड, हाई लेटीट्यूड लो टेम्परेचर, लो लेटीट्यूड हाई टेम्परेचर। पोल पर क्या है भाई? पोल पर कैसे सन की रेज जाएंगी। एल्टीट्यूड की बात करेंगे, हाइट की बात करेगा तो देखो हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है, मतलब नॉर्मल लैप्स रेट बता दिया है भाई मैंने तेरे को, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब देखो लैंड से, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जमीन के पास जो भी एरिया होगा वो जल्दी क्या होगा? वो जल्दी गर्म होगा। मगर यदि सी की बात करोगे तो सी, ये फॉर एग्जांपल ये समुद्र है, ये सी है, और इसके साइड में कोई लैंड एरिया है, तो भाई कॉमन सेंस लगाओ, सी जल्दी गर्म होगी, टेम्परेचर सी आराम से ठंडी होगी, टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पर ये जो सी है इसको क्या लगेगा? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और लैंड एरिया है, इसको जो टाइम है ये टाइम कम लगता है। तो समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो सी के पास इंसुलेशन कम और लैंड के पास इंसुलेशन ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है। एयर मास और ओशन करंट भी हैम्पर करती है, मतलब कि वार्म ओशन करंट कहां पर जाएंगी? वार्म ओशन करंट तुम्हारी कहां पर? वहां पर जाएंगी जहां पर कूल जगह है, तो वो कूल को ठंडा करेंगी, और कोल्ड वाली वहां जाएंगी। मतलब एयर मास की भी बात करें ना, तो एयर मास भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं टेम्परेचर को। प्रिवेलिंग विंड्स, चीनूक वार्म विंड करती हैं, ठीक है। मैं तुमको ये विंड्स की फोटो खींच कर दे दूंगा, जितनी भी लोकल विंड्स है वहां पर, उसी से क्वेश्चन आएगा। और विंड स्नो हीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये चीनूक, इसका देख लो यार, ये एक विंड है, देख लो, एक विंड है जिसका नाम है चीनूक, नॉर्थ अमेरिका में चलती है। ये क्या करती है, कहीं पर भी जाती है ना, तो वहां का टेम्परेचर 4.42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देती है। तो वहां पर जैसे रॉकी माउंटेन, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? नॉर्थ के साउथ अमेरिका, एग्जैक्टली नहीं, साउथ अमेरिका, ठीक है,
तो नॉर्थ अमेरिका है ना, वहां पर जाएगा तो वहां पर इतना टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो इससे क्या होगा, स्नो पिघल जाएगा, इसलिए इसको स्नो हीटर कहा जाता है। तुमसे क्या पूछेगा, कौन सी विंड को स्नो हीटर कहा जाता है, चीनूक को। अब ये कुछ याद करना, हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर रिकॉर्ड हुआ है, अल अजीजिया लीबिया में। कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर। आइसोथर्म मतलब कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि किसको ज्वाइन करती है, ऐसे एरिया को जहां पर सेम टेम्परेचर हो। आइसोबार मतलब सेम प्रेशर, आइसो अलाइन मतलब सेम सैलिनिटी, आइसो हीट मतलब सेम रेनफॉल, बस। अब ट्रोपोस्फियर का क्यों था, देखो मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि इक्वेटर के पास उसकी ज्यादा हाइट है और पोल्स के पास कम है। ऐसा क्यों है पता, इक्वेटर के पास हीट ज्यादा है तो सेल्स क्या करेंगे, एक ट्रिक है मैं तुमको बताऊं, एक ट्रिक बताता हूं। देखो यहां पर क्या होता है भाई, जहां पर भी हीट ज्यादा होगी ना, जहां पर भी पार्टिकल्स यदि गर्म है, जैसे यहां पर मैंने ये पार्टिकल्स हैं, इनका यदि मैंने क्या करा, टेम्परेचर इनका बढ़ा दिया, तो ये पता क्या करेंगे, ये ऊपर जाने लगेंगे, ये ऊपर मूव होंगे। तो यहां पर इक्वेटर के पास गर्मी है भाई, ट्रॉपिक इक्वेटर के पास गर्मी है, तो सेल्स आगे मूव करेंगे, तो इनने उसको पेनिट्रेट करके खींच दिया। अब इसके बाद देखो, यहां पर पोल के पास तो कम है, पोल के पास ठंडे पार्टिकल्स हैं, ठंडे पार्टिकल्स क्या करते हैं, डेंस करते हैं, दबेंगे तो वो नीचे है। तीसरी बात, यदि सेंट्रिफिकल फोर्स की बात करें, सेंट्रिफिकल फोर्स पता क्या है, जो कि चीजों को दूर फेंकता है, जो कि चीजों को दूर फेंकता है। अब सेंट्रिफिकल फोर्स इक्वेटर के पास ज्यादा है, तो इसने पार्टिकल्स को दूर फेंक दिए, जिसकी वजह से ये लेयर चौड़ी हो गई, और पोल के पास कम है। अब ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी कहां पर है, इक्वेटर पर बहुत कम है, तो पार्टिकल्स दूर चले गए, मगर पोल के पास ग्रेविटी ज्यादा है, पोल के पास ग्रेविटी ज्यादा है तो पार्टिकल्स पास आ गए, बस यही है। अब यहां पर देखो, ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है ना, वो सीजनली चेंज होती है ना, ट्रोपोस्फियर की हाइट सीजनली चेंज होगी। क्यों, क्योंकि जहां पर पार्टिकल ज्यादा जाएंगे भाई, वहां पर तो वो ऊपर उठ जाएगा। मतलब समर में देखोगे, सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, so the height at the tropic of cancer will get increased, and the winter time period the sun is vertically overhead at the tropic of capricorn, तो वहां की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। जहां पर सनलाइट पड़ेगी वहां के पार्टिकल्स आगे मूव होंगे। गला मेरा लग रहा है भाई, इतना चिल्ला रहा हूं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब जो मतलब एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या है, मिलीबार, और इसको मेजर करा जाता है बैरोमीटर से। सी लेवल के पर बात करेंगे, कितना प्रेशर लगेगा, 1013 मिलीबार का, ठीक है, 1013 मिलीबार का। अब सुनो, यहां पर प्रेशर है 1000 मिलीबार का, ठीक है, और यहां पर प्रेशर है 900 मिलीबार का। तो यहां पर जो चेंज आया है, मतलब यहां पर जो चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो पॉइंट के बीच में, तो यहां पर एक स्लोप बना, तो इसको क्या, ग्रेडियंट बना, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, याद रखना है इसको। आइसोबार क्या है, एक लाइन ज्वाइनिंग जहां पर सेम प्रेशर है उसको ज्वाइन करती है। अब सुनो, प्रेशर बेल्ट के बारे में स्टडी करें तो नॉर्मली, हाँ नॉर्मली ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मगर वो यहां पर फॉलो नहीं होती। यहां पर पता क्या है, यहां पर क्या चीज है पर्टिकुलरली, यहां पर क्या चीज फॉलो होती है, यहां पर तुम देखोगे प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर ये चीज यहां पर फॉलो नहीं होगी। यहां पर क्या फॉलो होगी भैया, यहां पर मेरे भाई फॉलो पता क्या होगा, यहां पर फॉलो होगा ये। तुम सोच रहे होगे क्या बढ़िया नोट्स है भाई, ऐसे ही नोट्स है, मतलब कि देखो फालतू का यहां पर चीजें नहीं है। इवन जो पेड बैच के स्टूडेंट है ना, जो पढ़े थे 3-4 बार यही चीज बार बार दोहराई गई, बैक टू बैक टेस्ट दिए, उनके दिमाग में ये चीजें फिट हो गई हैं, एकदम फिट है। तुम भी अभी, तुम्हारे पास भी मतलब बढ़िया टाइम है, यहाँ पर देख लो, बढ़िया तरीके से रिविजन कर लो। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर कम हुआ, मतलब इसका मतलब भैया समझाओ। देखो यहाँ पर देखो, ये बने हैं, यहाँ पर अपन ने बनाए, सुनो, यदि कोई पर्टिकुलर एरिया का, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है भाई, है ना, ये यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या है, यदि यहाँ पर तूने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब इसके बाद पता है ये कैसे हो जाएंगे, ये यहाँ पर दूर दूर ये पार्टिकल्स यहाँ चले गए, ये पार्टिकल्स यहाँ चले गए, पार्टिकल्स मूव होकर कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। क्यों, क्योंकि वहां पर जो गर्म पार्टिकल्स है वो आगे बढ़ते हैं। भैया समझ में नहीं आया, मैं वापस से बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। टेम्परेचर बढ़ा किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, हाँ भैया बढ़ गया, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड और अपवर्ड, ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे, आगे मूव करेंगे। तो क्या होगा, अब यहां पर पहले कितने पार्टिकल्स थे, इतने ज्यादा पार्टिकल्स थे, अब कितने बचे, अब इतने बचे, मतलब पहले ज्यादा, पहले प्रेशर, यहां पर प्रेशर ज्यादा था, अब यहां पर प्रेशर कम है। क्यों प्रेशर कम हुआ, क्योंकि तूने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर कम होगा, इसी का उल्टा टेम्परेचर के कम होने से प्रेशर बढ़ेगा। और कभी भी प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो एयर मूव करेगी, और एयर मूव करेगी उसको विंड कहते हैं, और विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। समझ में आया, इसको बोलते हैं द पावर ऑफ द कंसेप्ट, द पावर ऑफ द वे आई एम टीचिंग यू। समझ में आया। अब कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं। कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है, अब सुनो, ऊपर पड़ा सेंट्रीफ्यूगल, जो ऊपर हमने सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा ना, ये सेंट्रीफ्यूगल क्यों होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है काई की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल लगता है कहां पर, अर्थ को, चीजों को दूर फेंकता है ना, दूर फेंकेगा। ऊपर पढ़ा हमने सेंट्रीफ्यूगल, अब यहां पर कोरियोलिस पढ़ेंगे, ये होता है रोटेशन की वजह से। अब सुनना मेरी बात, एक सेंट्रीफ्यूगल है और एक वहां पर मैंने तुमको पढ़ाया था सेंट्रीपेटल। कहां पर सेंट्रीपेटल, मैंने कौन से ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तब सेंट्रीपेटल पढ़ाया था। तो ये तीनों फोर्स में अंतर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना,
ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब देखो जितना ज्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। मतलब कि सुनो, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा कहां पर है, सुनो उल्टा है, सेंट्रिफिकल फोर्स ज्यादा कहां पर था, इक्वेटर पर, तो ये कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर क्या है, एकदम कम है। अब पोल्स पर सबसे ज्यादा है। एकदम सेंट्रिफिकल फोर्स जो तुमने पढ़ा उसका उल्टा ये वाला चीज कर दो, आ जाएगा। कोरियोलिस फोर्स की खास बात ऐसी है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये चीजों को राइटवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में और इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनो, प्रेशर बेल्ट मैं पूरा का पूरा यदि बताने जाऊंगा ना भाई तो इसको 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे, पूरा छोटा छोटा फिनोमेना। तो मैं बेसिकली तुमको बता दे रहा हूं चीजें कि यहां पर चीजें किस प्रकार से, ठीक है, मैं नॉर्मली आपको बता दे रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। अब तुम सिर्फ कौन सा ऑरेंज कलर देखना, ये लो प्रेशर बेल्ट है। अब क्या होगा, यहां से हीट बढ़ी, मतलब देखो यहां पर क्या है, अब मैं जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, मेरी बात जस्ट एकदम ध्यान से सुनना, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। ये सन है, इसकी रेस पड़ी, इसकी रेस कहां पड़ी, यहां पर। तो अब जब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां पर रेस पड़ी तो यहां के पार्टिकल्स ऊपर मूव हो गए। अब जब यहां के पार्टिकल्स ऊपर मूव हो गए तो यहां पर क्या बना भाई, लो प्रेशर, तो उसको हमने बोल दिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर। समझ में आया, हाँ जी। अब पार्टिकल्स ऊपर गए तो यहां पर एक लेयर आएगी जिसको नाम क्या, अब देखो ये तो ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे तो यहां पर एक लेयर आ गई ट्रोपोपॉज। अब यहां पर ट्रोपोपॉज आई तो यहां पर पार्टिकल्स क्या है, ठंडे हैं। तो अब यहां पर जो गर्म पार्टिकल्स ऊपर आए अब ये ठंडे हो गए। अब ठंडे पार्टिकल्स दूर तो जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रोपोपॉज यहां पर लेयर आ गई, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम है। अब ये क्या करेंगे, अब ये पार्टिकल दूर चले गए। अब तुमको पता है ये पार्टिकल्स ठंडे हैं। अब ठंडे पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये ठंडे पार्टिकल्स तो हमेशा डेंस करते हैं। अभी तक की कहानी, ऊपर आए, ऊपर अब ट्रोपोपॉज आ गए, हाइट के बढ़ने से उनका टेम्परेचर कम हुआ, अब वो दूर चले गए। अब सभी को पता है कि डेंस पार्टिकल मतलब जो ठंडे पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, दबते हैं, और गर्म पार्टिकल उठते हैं। गर्म पार्टिकल अभी उठाए तो भाई ठंडे पार्टिकल को तू नीचे दबा दे। तो कुछ मत कर, यहाँ पर ये जो ठंडे पार्टिकल है इनको ये नीचे दबा दिया, यहाँ पर नीचे दबा दिया। अब ये कहां पर जाएंगे, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ। तो सुनो, अब ऊपर क्या था, ठंडा था, अब ठंडे पार्टिकल नीचे डेसेंड करे तो यहाँ पर क्या बन गया, हाई। तो यहाँ पर जो बना सब ट्रॉपिकल हाई। अब समझ में आया। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पर इतनी चीज समझ में आए, हरी वाली यहाँ समझ में आ गया। अब तुम देखो क्या, पिंक वाली चीज, ठीक है, ये पोलर हाई है। यहाँ पर पोलर हाई पर बहुत ज्यादा मतलब पार्टिकल्स क्या है, डेंस है, क्योंकि ठंडी है भाई। अब ठंडे पार्टिकल्स ऊपर तो उठेंगे नहीं, अब ये क्या जाएंगे, जहां जगह मिलेगी वहां जाएंगे। अब ये जगह मिली यहाँ निकल गए, इसको जगह मिली यहाँ निकल गए। अब यहाँ पर दोनों मिलकर कहा आपस में पास में आकर अब ये कहां पर ऊपर उठेंगे। अब ऊपर उठे तो यहाँ पर ऊपर उठे तो यहाँ पर तो लो प्रेशर बनाना और यहाँ पर हाई है। तो अब सुनो, यहाँ पर तुमको एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसे एक पूरी सेल बनते हुए दिख रही है, और यहाँ पर भी बनते दिख रही है। इसको बोलते हैं हेडले सेल, इसको बोलते हैं फेरल सेल, और इसको बोलते हैं पोलर सेल। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, हेडले सेल किसके बीच में बनती है, इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में। फेरल सेल किसके बीच में, सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो के बीच में। और पोलर सेल बनती है मेरे भाई सब पोलर लो और पोलर हाई के बीच में। अब एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात एक बात ध्यान से सुनो। 5 डिग्री तक कौन सी है, इक्वेटोरियल लो, 30 से 35 तक सब ट्रॉपिकल हाई, 60 से 65 सब ट्रॉपिकल लो, और 90 पे पोलर हाई। ये भी याद करना। अब सुनो एक चीज बताऊं, सुनो यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको, एकदम जो काम रीजन है, जो एकदम मतलब ज्यादा जहां पर डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होता है, वो कौन सा रीजन है, वो इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, यहां पर एकदम शांति होती है, मगर हॉर्स लैटिट्यूड इनको कहा जाता है, किसको, सब ट्रॉपिकल हाई को। मैं अब इसको कैसे करें, इसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन ना भाई मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्लाइमेटोलॉजी जो मैंने तुमको गिफ्ट दे रखा है ना, वो बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है भाई। यदि हम उसको बेचते ना, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती, मगर फ्री में तुमको दे रहे हैं। पूरी मेहनत जो हमने इतना यहाँ बढ़िया तरीके से मेहनत करके इतनी किताबें रीड करके जो बनाया ना, वहां से चेक करना, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बढ़िया अच्छे से एनालिसिस करना उसका तुमको। इसके भी प्रेशर बेल्ट के करीबन तुमको 8-9 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिससे पूरा प्रेशर बेल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये याद आया। अब कैसे याद करोगे, सुनो एक ट्रिक बता रहा हूँ। शुरू करना कैसे, पोलर हाई लो हाई लो हाई लो हाई, बात खत्म। अब आगे बढ़े, देखो ये तुम्हारा प्रेशर बेल्ट खत्म। अब विंड के बारे में बात करते हैं। देखो, फोर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो विंड को अफेक्ट करती है। विंड तो मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पानी पीने दो मेरे को। भाई कमेंट सेक्शन में बताया करो, मजा आता है कि नहीं पढ़ने में। ठीक है, कॉमन सेंस है यार। यदि वहां से पर्टिकुलरली देखो, विंड का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, मगर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी को अफेक्ट करती है।
पहली चीज है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। क्यों भैया? प्रेशर में चेंज आएगा तो विंड में चेंज आएगा। दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स। भाई यदि किसी जगह पर, जैसे ये पहाड़ वगैरह है, ये पहाड़ है, तो यहां पर यदि ये विंड टकराई तो यहाँ तो फ्रिक्शन हुआ तो ये यहीं रुक जाएगी, तो उसका डायरेक्शन में चेंज आएगा ना, वो वहां पर मतलब चेंज हो जाएगा उसका डायरेक्शन। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस मैंने क्या बताया था, ये है नदर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथवर्ड डायरेक्शन, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब पहला है प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या चीज है, सुनना मेरी बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस एक फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज प्रेशर ग्रेडियंट। अब सुनो, अब एक बात बताऊं आपको, सुनो, यहां पर प्रेशर कितना है और यहां पर प्रेशर इतना है, ठीक है? सुनो, यदि तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, यदि तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है ना, ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, कॉमन सेंस से लगाओ, तो तुम्हारा ये पर्टिकुलरली जो आइसोबार है वो क्लोज होंगे। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एक एरिया है, सुनो, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां पर प्रेशर कितना है, 1000 मिलीबार का, ठीक है? अब यहां पर कितना है, यहां पर है भाई 500 मिलीबार का। तो तुम देखना ये आइसोबार पास है, ठीक है? अब यहां पर कितना है, यहां पर 1000 मिलीबार का है, और यहां पर कितना है भाई, यहां पर आ रखा है, यहां पर आ रखा है कितना, 900 मिलीबार का। अब ये कम है, तो यहां पर प्रेशर तुम देखोगे, प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर कम है, अब कम है तो ये दूर हो गए। समझ में आया सभी को? अब प्रेशर ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार। कैसे समझ, अरे भाई ये आइसोबार है, ये आइसोबार है और उसके परपेंडिकुलर ये प्रेशर ग्रेडियंट दिख रहा है, ये भी समझ में आया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तुम तुरंत कर दोगे, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। फ्रिक्शन फोर्स तो अभी मैंने तुमको बता दिया। कोरियोलिस फोर्स ऊपर मैंने समझा दिया, यहां पर और देख लेना, रीड कर लेना। अब विंड के टाइप देखो तुम, 3 प्रकार की विंड है, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्शरी विंड, ठीक है? प्राइमरी विंड को परमानेंट विंड भी कहा जाता है, प्लानेटरी विंड और इनवेरिएबल विंड। जो सेकेंडरी विंड है ये सीजनल और पीरियोडिक विंड है, जैसे मॉनसून और साइक्लोन। प्राइमरी विंड ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है? और टर्सरी में लोकल विंड्स और ड्यूरल विंड। तो पहले अपन प्राइमरी विंड देखें। सारा पढ़ा दे रहा हूं, मैंने कहा क्या ही करो यार, मैं चाहता तो तुमको ऐसे ही कर देता। देखो, ट्रेड विंड जो चलती है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर चलती है। कैसे सब ट्रॉपिकल हाई, ये है ये इक्वेटर, ठीक है? यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई है ये, और यहाँ पर इक्वेटोरियल लो, तो इन दोनों के बीच में चलेंगी ना, ये क्या है, ट्रेड विंड। अब कैसे, देखो, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो, मतलब यहां से यहां आएंगी। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज ऊपर से नीचे, मतलब यहां से नीचे से ऊपर जा रही है, यदि मैं बात करूं, ये नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है? सुनना मेरी बात, ये नदर्न है, एक बड़ी बात बता रहा हूं, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है? और ये क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। कोई भी विंड नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका राइट कौन सा है, इसका राइट कौन सा है, इसका राइट ये है भैया, यहां हो जाएगी। अब सदर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज ऊपर जा रही है नीचे से ऊपर, ठीक, कॉमन सेंस से लगाओ, नीचे से, मतलब ये देखो नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर, ये अपन नदन की बात करते हैं, है ना? नदन में कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, नदन में ही ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपको पता है नदन में तो उसको राइट साइड मूव करना है, मगर अब इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट होगा ये वाला, क्योंकि भाई ये उल्टा हो गया ना, तो उल्टा ये हो गया तो डायरेक्शन भी उल्टा होगा। तुम उल्टा कर लो, तुम उल्टे बैठ जाओ तो तुमको ऐसा हो जाएगा। तो तुम देखो, यहां पर ये ऐसी आ रही है, मतलब ऊपर से, ये क्या है तुम्हारा ऊपर, एक बता रहा हूं, उसके बाद सारे डायरेक्शन तुम निकाल लेना, अच्छे से बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, बढ़िया तरीके से मैं तुमको बता रहा हूं, बाकी डायरेक्शन तुम खुद से निकाल लोगे। मेरे को अपने पढ़ाने पे पूरा भरोसा है, तुम खुद से निकाल लोगे। एक बता रहा हूं, सुनो, ये तुम्हारा अर्थ है भैया, हाँ जी भैया, ये हमारी, देखो नीचे देखो यार तुम लोग, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है भैया, ये इक्वेटोरियल लो है ना, ये इक्वेटोरियल लो है, ठीक है? और ये सब ट्रॉपिकल हाई है ना भैया, ये सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल हाई है, और ये भी सब ट्रॉपिकल हाई है, ठीक है? अब हमने क्या बोला, ये जो ट्रेड विंड है ये सब ट्रॉपिकल। अब सुनो, अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, ये भी याद मत करो, ये ऊपर वाला हाई है ना, और ये लो है ना, और ये हाई है। विंड हमेशा कहां से कहां चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है ना, तो ऊपर से नीचे आएगी और यहाँ पर नीचे से ऊपर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर तुमको डायरेक्शन में याद करवाता हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ पर है नदर्न हेमिस्फीयर, लिसन टू मी केयरफुली, ये रेड कलर है, मैं तुमको सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर का बता रहा हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर में चीजें जितनी भी हैं वो राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, हाँ जी भैया, राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब ये चीज ऐसी ऊपर से नीचे जा रही है, इसका राइट वर्ड कौन सा है, इसका राइट वर्ड ये हो गया। अब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तो अब इसका राइट वर्ड ये मत कर देना, तो गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उल्टा हो गया ना। अब इसका राइट वर्ड क्या करोगे, ये वाला कर दोगे, तो यहां पर ये कैसे ऐसी डेविएट हो गई, तो अब आप इसको ऐसा लगा दो, तो ये ऐसा, अब यहां पर ये बना दो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया,
और ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब सुनना मेरी बात, यदि उसने सिर्फ ऐसा नहीं बोला नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, वो कैसा बोलेगा पता, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड इज नॉर्थ ईस्ट, जहां से निकल रही है, जहां से ओरिजिन हो रहा है, बस उसका डायरेक्शन देखा करो, तो ये नॉर्थ ईस्ट से निकल रही है, समझ में आया। अब नीचे वाले का भी बता रहा हूं, अब नीचे से ऊपर जा रही है तो ये ऐसा मूव हो जाएगा, अब ऐसा हुआ तो यहां पर कुछ मत करो, ऐसा लगा दो, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या, ये वेस्ट और ये ईस्ट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। समझ में आया सभी को, अब ये समझ में आ गया। अब देखो पूरे खुले दिल से मैंने तुमको ट्रेड विंड समझा दिया, अब तुम बाकी तुम निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। वेस्ट लीज कहां से कहां पर चलती है, अब देखो ये तुम्हारी अर्थ है, ये तुम्हारा ये हो गया लो, अब ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, अब ये लो हुआ और ये पोलर हाई हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब ये सब ट्रॉपिकल हाई तुम्हारा हुआ और यहां से लो, है ना, अब ये यहां ये हुआ, अब ये यहां से लो, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो, नदन हेमिस्फीयर। अब सुनो, ये तो तुम निकाल लोगे, यहां याद रखना नदन हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज्यादा है ओशन पोर्शन से, तो यहां पर जो वेस्टलीज है ना, ये कम इफेक्टिव है, कहां पर, नदन हेमिस्फीयर में, ये नदन हेमिस्फीयर में कम इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि लैंड पोर्शन यहां पर ज्यादा है ओशन पोर्शन से। और सदर्न हेमिस्फीयर में यदि आप देखोगे ना, ये जो वेस्टलीज को सदर्न हेमिस्फीयर में भाई बहुत विगरस होती हैं, और इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, श्रीकिंग 60s, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ये इवन सीडीएस में पूछा हुआ है, कौन सी इवेंट को रोरिंग 40s, फ्यूरियस 40s, श्रीकिंग 60s कहा जाता है। और ये पता, मतलब ये हैवी रेन क्रिएट करती हैं वेस्ट कोस्ट में, जैसे लंदन में, ठीक है, वेस्टलीज विंड, ये भी बता दिया। पोलर ईस्टर्लीज भाई, जो पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर तक चलेंगी, इनका डायरेक्शन वही ट्रेड विंड जैसा है, वापस से बताने की जरूरत नहीं है ना। यदि ये पोलर एरिया से आ रही है तो पक्की बात है भाई अपने साथ स्नो लेकर आएंगी, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंसिफाइड होता है भाई। अब ये देखो, ये साइड में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने, ये सारा इलेक्शन हो रहा है ना, और आपको पता है डिफेंस एस्पिरेंट को इलेक्शन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मजाक कर रहा हूं। तो इसको, ये जो साउंड आ रहा है ना, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करना मेरे भाई, बस 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये साउंड जैसे ही निकलेगा उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कुछ भी यार, मतलब पूरा। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी आवाज तो आपको आ रही होगी। यहां पर 2 चीजें दिख रही है, ये जो पोलर ईस्टर्लीज है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंसिफाइड होती है विंटर सीजन में, क्यों, क्योंकि अपने साथ भाई क्या लेकर आती है, स्नो लेकर आती है, और ये ब्लिजर्ड भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैंने तुमको प्राइमरी विंड के बारे में बता दिया। अब मॉनसून, अब देखो यहां पर यदि आप देखोगे, ये यार ये बहुत ही ज्यादा, तुम बस मेरी आवाज के ऊपर फोकस करो, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं तुमको। यहां पर ये विंड है, 3 प्रकार की विंड है, एक प्राइमरी विंड है, यहां पर मैंने आपको क्या बताई, ये पर्टिकुलरली प्राइमरी विंड, ट्रेड विंड हो गई, वेस्टलीज हो गई, ईस्टर्लीज, सीजनल विंड, है ना। यहां पर अब मॉनसून और साइक्लोन, और टर्सरी विंड में लोकल विंड और डियोर्नल विंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ट्रेड विंड हो गई, वेस्टलीज विंड हो गई, पोलर ईस्टर्लीज हो रही, ये तीनों की तीन हो गई। अब अपन बात करेंगे मॉनसून विंड की। तो देखो अर्थ में देखो क्या हुआ, कहीं भी चीज, मतलब अर्थ का सरफेस है, गर्मी बढ़ी, हाँ जी भैया, टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ा, तो टेम्परेचर देखो, क्योंकि गर्मी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना मेरे भाई, गर्मी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ। अब इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड इक्वेटर से आएंगी, समझ में आया। तो अब हमारे यहाँ पर गर्मी कब बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी जून में, मई जून में गर्मी पड़ती है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, इस प्रेशर कम को फुलफिल करने के लिए इक्वेटर से विंड आएंगी। तो यहां पर इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारा मानसून जून में आता है, 3 महीने, ठीक है, 120 दिन, अब सुनो मेरी बात, 90 दिन, सॉरी 3 महीने 90 दिन, ठीक है। देखो जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने भाई, 120 दिन, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अब नीचे से आएगी तो राइटवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर जाएगी, तो साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, तुम्ही को पता है ना। अब हमारा देखो कॉमन सेंस है भाई, हम लोग कहां पर आते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में चीजें राइट हैंड तरफ मतलब डेविएट करेंगी। अब ऐसी आ रही थी तो ऐसी हो गई, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट। तो पहले जो मानसून आता है इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। अब ये 2 ब्रांचेस में आता है, एक अरेबियन सी की ब्रांचेस में और एक बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस में। अब आप देखोगे जो अरेबियन सी की ब्रांचेस में आता है ना, तो यहां पर तो तुम्हारा क्या है, यहां पर तुम्हारा वेस्टर्न घाट है। अब यहां पर वेस्टर्न घाट है तो ये साइड से निकलकर केरला में बारिश कराकर, साला पूरा बारिश करा के, बाढ़ लाकर, ये कहां से निकल जाती है, अपना बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में निकल जाती है ना। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी बारिश करा दी, तो इक्वेटर से आई, यहां से आया, पूरा वहां से जाकर निकल गई। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से यहाँ पर वापस से फिर बारिश होगी, बे ऑफ बंगाल में वाली जो ब्रांच है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बारिश कराएगी और ईस्टर्न हिमालय के पार्ट को मतलब बारिश करेगी। इसके बाद पता क्या होता है, अब इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, फिर आता है नहीं, नॉर्थ वेस्ट रिट्रीटिंग मानसून आता है, वापस एक और मानसून आता है, जिसकी वजह से
वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पर उसको क्या करता है, बहुत ज्यादा हिट करता है। अब सुनो, वो यहाँ पर वेस्ट कोस्ट से आया, वो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट से आएगा, मतलब ईस्ट वाली तरफ से आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन मैंने बढ़िया लेवल के क्विज ग्रुप पर डाले हैं, पूरे रिवाइज कर लेना। ठीक है, इस बार के बैच में भाई जान लगा दी है, और देखना पेपर हमारे उससे मतलब बहुत ज्यादा रिलेट कर जाएगा, मेरे जीएटी के से तो बहुत करेगा। अब नदन हेमिस्फीयर है, बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करेगा मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पर क्या होगा, नदन हेमिस्फीयर में भाई कॉन्टिनेंट ज्यादा है, ओशन से मतलब लैंड ज्यादा है, तो लैंड एरिया नदन हेमिस्फीयर में ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। तो इस ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, तो यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होगा अरेबियन सी में। ठीक है, तो यहाँ पर थार डेजर्ट में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। अब डियूरनल इवेंट ये क्या चीज है भाई, है ना, ये देखो मैं तुमको बता रहा हूँ पूरी की पूरी। अब ये ऐसा फ्लो चार्ट में कौन बताएगा भाई, भाई देखो मैं बता रहा हूँ, दो चीजें हैं यहाँ पर। देखो दो चीजें, एक है डे टाइम में और एक है नाइट टाइम में। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी को पता है दिन का टाइम देखो बस तुम, दिन में क्या हो रहा है, समुद्र में क्या हो रहा है। सुनो, एक है सी, है ना, सी में क्या हो रहा है, समुद्र में दिन के टाइम में, डे के टाइम में क्या हो रहा है भाई, दिन के टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट हीट हो रही है। तो यहाँ पर सी में क्या है, टेम्परेचर कम है, क्योंकि लेट हीट हो रही है दिन के टाइम पर। अब लेट हीट हो रही है तो इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। अब एक बात बताओ, दिन के टाइम पर प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर ज्यादा है तो आप एक बात बताओ, टेम्परेचर कम है प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर है। अब एक सी है तो इसके साइड में क्या होगा, लैंड होगा। कभी भी सी की बात करेंगे तो लैंड, तो हम दिन के टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी से लैंड जाएगी ब्रीज, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है। अब भैया समझ में नहीं आया, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, एक बात सुन, दिन का टाइम है, सुन, दिन का टाइम है, डे का टाइम, हम सिर्फ डे की बात कर रहे हैं। यहां पर ये बनी हुई है सी, ठीक है, और यहां पर बना हुआ है लैंड। ठीक है, अब पहले देखो, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, सी तुम्हारी बहुत लेट गर्म होती है, सभी को पता है बहुत धीरे गर्म होती है। अब यहां पर लेट गर्म होगी तो इसका टेम्परेचर कम है, अब टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर ज्यादा है, अब लैंड क्या होता है, जल्दी से गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम है। तो तुम्हारी विंड कहां से कहां चलेगी, अब ये डे की स्टडी कर रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो सी से लैंड में जाएगी। अब मैंने तुमको क्या बोला था, विंड की कहानी ऐसी है, जो इनका ओरिजिन होगा वही नाम दिया जाता है। कहां से चल रही है, सी से चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। बस इसको रटना मत, जो मैंने बताया उसी तरीके से ये कंसेप्ट है, और ये रियल कंसेप्ट है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, पूरे तुम्हारे पूरे का पूरे सेंटर में सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मगर तुम इसका आंसर कर दोगे। लैंड का इसका उल्टा है। और देखो यहां पर नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम बता रहा हूं मैं तुमको, सी है, अब क्या होगा देखो, अब लैंड का देखो तुम, यहां पर लैंड का देखो, लैंड पर क्या होगा, ठंड, रात के टाइम पर ये जल्दी से जो हमारा लैंड है ठंडा हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो गया, तो प्रेशर कम है। अब भाई इसमें प्रेशर कम है तो कहां, अब लैंड में प्रेशर कम है, मगर ज्यादा कहां पर होगा, ज्यादा तुम्हारा कहां पर होगा, लैंड में पार्टिकल्स कम है, टेम्परेचर कम है। सुनो वापस से बता रहा हूं, रात के समय में क्या होगा, ये जो लैंड है ना ये बहुत आराम से ठंडी होगी, मतलब कि इसका टेम्परेचर अभी भी कम है, मतलब कि टेम्परेचर कम मतलब हाई प्रेशर। अब प्रेशर ज्यादा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लैंड से सी, तो रात के टाइम पर लैंड ब्रीज चलती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज, अब ये देखो दिन के टाइम पर क्या है, ये वैली का मतलब क्या है, ये माउंटेन है, और ये क्या है, वैली है। अब वैली में जनरली क्या होता है भाई, वैली में वाटर होता है। ठीक है, तो दिन के टाइम पर क्या होता है, ये जो तुम्हारा स्लोप है, यहाँ पर रेस बढ़ी, अब ये क्या हो गया भाई, हीट अप हो गया, ये स्लोप है ना, ये क्या हो गया, इसका बढ़ गया भाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा स्लोप का, अब टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। मगर एक बात बताओ, ये जो वैली है ना, यहाँ पर वैली, यहाँ पर तो टेम्परेचर भाई कम है, क्योंकि नीचे है, स्लोप पर ज्यादा हीट पड़ेगी ना, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। तो कहां से कहां पर जाएगा, वैली से कहां पर जाएगा, माउंटेन। तो दिन के टाइम पर जा कहां से रहा है, वैली से, तो इसका नाम क्या होगा, वैली ब्रीज। और नाइट टाइम में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, ये माउंटेन ब्रीज होगा। समझ में आया। और इसी को कैटाबैटिक विंड्स भी कहा जाता है, जब तुम्हारा माउंटेन स्नो से कवर हो जाता है। समझ में आया। अब साइक्लोन और देख लो, देखो साइक्लोन को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ लो प्रेशर, है ना, इसका लो प्रेशर सेंटर होता है और क्लोज आइसोबार से सराउंडेड होता है। यहां पर क्या होता है, देखो विंड्स आती हैं इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए। अब क्योंकि अर्थ के ऊपर कोरियोलिस फोर्स है, तो वो क्या करती है, इसको क्या कर देती है, डेविएट कर देती है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो वो ऐसा 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 घूमने लगता है, तो साइक्लोन बन जाता है। यदि कोरियोलिस फोर्स नहीं होता तो साइक्लोन नहीं होता है। तो यहाँ पर साइक्लोन का क्लोज सर्कुलेशन होता है फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स दी सेंटर, मतलब कि बाहर से लेकर अंदर आती है विंड्स, बाहर से अंदर। क्यों, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है और अंदर लो प्रेशर है, याद रखना। एंटी साइक्लोन में ऑपोजिट है। तो साइक्लोन दो प्रकार के हैं, ट्रॉपिकल और तुम्हारा दूसरा ट्रॉपिकल हुआ, और यहां पर आएगा इंटरट्रॉपिकल, जिसको एक और नाम से टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म है, ये ओशियन में आते हैं, ठीक है, और ये कोस्टल एरिया में और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और बहुत रेनफॉल करते हैं। इनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशियन में। एक बात मैं तुमको बताऊं, इसका डायरेक्शन तो भाई सेम ही होगा, इसका ईस्ट टू वेस्ट है, ट्रेड विंड के कारण ईस्ट टू वेस्ट है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो इसका वेस्ट टू ईस्ट है, उसका जो ईस्ट टू वेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रेड विंड की वजह से आते हैं, और ट्रेड विंड का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, तुमको पता है। नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। अब ये चीज एक बात बताओ भाई, कोई भी हो, नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी साइक्लोन आए, चाहे ट्रॉपिकल आए चाहे टेम्परेट आए, भाई वो तो मूव करेगा कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से। अब चाहे कुछ भी हो, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा, कोई भी प्रकार का साइक्लोन हो। बस हाँ, उसका खुद का डायरेक्शन की बात करोगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ईस्ट से वेस्ट, मगर वो कैसा होता है, वेस्ट से ईस्ट। तो मतलब इसका मतलब ये है, इक्वेटर पर तुम्हारा जो कोरियोलिस फोर्स है, वो कोरियोलिस फोर्स तुम्हारा क्या है, जीरो, वो बिल्कुल जीरो है, तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, इसको अलग अलग नाम है, इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन में हरी। देखो अटलांटिक ओशियन मतलब कि अमेरिका के पास, तो अमेरिका में सारे लोग कितने जल्दबाजी करते हैं, उठे जल्दी से ऑफिस गए, मतलब हरी करना, मतलब हरी के, ठीक है। चाइना में देखोगे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, क्या क्या बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है, मतलब टाइकून से यहाँ पर उसको टाइकून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग देखोगे कैट की बिल्ली की तरह दिखते हैं, भूरे भूरे, तो यहाँ पर बिल्ली बिल्ली ठीक है, सारा याद करवा दिया भाई मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंडीशन, अब क्या चाहिए पता, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना भाई, ये इसका नाम का है ज्यादा, मतलब कि इसको चाहिए एक बड़ा सरफेस एरिया, और बड़ा सरफेस एरिया के बाद इसको चाहिए +27 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। कोरियोलिस फोर्स दे दो और पहले से कुछ थोड़ा लो प्रेशर दे दो, ये पूरा आएगा और ऐसा अपर डाइवर्ट होगा, ये मतलब एयर का अपर डाइवर्जन होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। और इसको ना बहुत ज्यादा लार्ज और कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए वार्म और माइस्ट एयर की, और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा कोरियोलिस तुम्हारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये सब रीड कर लेना तुम लोग। यहाँ पर देखो इसके इम्पैक्ट तो तुमको पता है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, जितने भी मैनग्रोव्स है वो रूट निकल जाएगी, फिशरमैन की लाइफ खतरे में है, कोरल रीफ डैमेज हो जाएगी, कोस्टल एरिया में डैमेज हो जाएगा। अब टेम्परेट साइक्लोन जस्ट इसका उल्टा, बड़ा है भाई, है ना, बड़ा बहुत बड़ा है, मगर कोई नाम का नहीं है। वो एक्चुअली में जो तुम्हारा ऊपर वाला साइक्लोन था ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन कर रहा था, ये नहीं करेगा, इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बोलते हैं, वेव साइक्लोन कहते हैं, और ये जनरली 35 से 65 डिग्री में मिलेगा तुमको। इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्लीज विंड इसको इंपैक्ट करती है, और उसको ट्रेड विंड, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब टेम्परेट साइक्लोन पता कैसे बनते हैं, कंट्रास्टिंग फ्रंट से, मैं तुमको बताता हूँ। देखो पहले दो, अब फ्रंट क्या होते हैं, देखो दो एयर मास है, दो एयर मास है अलग अलग, जैसे एक एयर मास ये है, एक एयर मास ये है, ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा वार्म है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा क्या है, कोल्ड है, गर्म है, और एक ठंडा है। दोनों जब मिलते हैं ना, दोनों जब एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, फ्रंट। मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम्हारे, पहले क्या है, ये फ्रंट, ये मासेस है। अब जब ये मासेस मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, फ्रंट बनाएंगे। सुनो, अब ये मासेस क्या है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका टेम्परेचर, उसके मतलब पर्टिकुलर वो एरिया डिसाइड करता है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये जो एयर है रिमेन्स ओवर होमोजेनस एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देखो ये कहने का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर जो मास है ना, ये उसके एरिया की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब एरिया गर्म है तो ये मास गर्म है। ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये याद रखो कि जब ये मासेस टकराएंगे तो क्या बनेगा, फ्रंट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अब मैं तुमको बता रहा हूं 4 प्रकार के फ्रंट है, स्टेशनरी, कोल्ड फ्रंट। सुनो मेरी बात, यहां पर दोनों के दोनों आए और बस खड़े हुए हैं, है ना, ज्यादा मतलब बस कोलाइड करे और एकदम ऐसे खड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। अब सुनो, अब यहां पर क्या हुआ, जो कोल्ड फ्रंट है ना, याद रखना, अब तुमको पता है, याद रखना, ये जो देखो ये नीचे होगा कोल्ड, है ना, कोल्ड तो नीचे होगा, और इसके ऊपर जाएगा वार्म, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा वार्म, तो है ना, वार्म ऊपर रहेगा, कोल्ड नीचे रहेगा। सभी को पता है ठंडा वाला नीचे, वार्म वाला ऊपर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यदि तुम्हारा वार्म ऊपर आता है, वार्म यदि ऊपर आता है तो इसको कौन सा फ्रंट बोलोगे, वार्म फ्रंट बोलोगे, ठीक है। यदि तुम्हारा कोल्ड नीचे जाता है ना, कोल्ड नीचे जाता है, तो इसको क्या बोलोगे, कोल्ड फ्रंट। भैया बात तो एक ही हुई भाई, मैं भी वही बोल रहा हूं, बात एक ही है ना। यदि कोल्ड नीचे जाता है तो कोल्ड फ्रंट, यदि वार्म ऊपर जाता है तो वार्म फ्रंट, जो भी आगे जाएगा वैसा है। अब जब फाइनली ये जो वार्म फ्रंट कोल्ड को पूरा ओवरटेक कर लेता है, इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। यहां पर बनता है तुम्हारा फाइनली क्या बनता है, टेम्परेट साइक्लोन। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये जो
पर्टिकुलर टेम्परेट साइक्लोन का जो ओरिजिन है, ये कैसे पता चलता है? पोलर फ्रंट थ्योरी किसने दी थी? बी जर्कनेस ने दी थी। बी जर्कनेस ने दी थी। क्या है? पहले दो कंट्रास्टिंग एयर मास एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है, दोनों पैरेलल मूव करेंगे। अब यहां पर क्या होगा? जो वार्म और कोल्ड एयर मास है एक दूसरे की टेरिटरी को पेनिट्रेट करेंगे। फाइनली यहां पर साइक्लोन तुम्हारा पूरा बन जाएगा और जो वार्म फ्रंट है जो कि हल्का है वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर चला जाएगा, सभी को पता है। अब यहां पर क्या होगा? ऑक्लूजन होगा साइक्लोन का, और यहां पर क्या होगा? जो कोल्ड फ्रंट है फाइनली पूरा का पूरा ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को, मतलब वो वार्म है वो पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा कोल्ड फ्रंट के। इसकी वजह से वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर होगा आखिरी में और साइक्लोन मर जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? पोलर फ्रंट थ्योरी। अब यहां पर पूरा का पूरा मैंने डिफरेंस दिया है तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से ये भी गिफ्ट, ठीक है। इसको रीड करना खुद से, पूरा ये डिफरेंशिएशन है, पढ़ लेना, पूरा का पूरा तुम्हारे को वापस से क्लियर हो जाएगा तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। आखिरी में यहां पर तीन चीजें हैं, थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो, ठीक है। थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो। देखो थंडरस्टॉर्म क्या होता है? लोकल स्टॉर्म है जो कि इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से है, हॉट मॉइस्ट डे में होता है, ठीक है। मोहित भाई ये गेट लगा देना यार। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कहानी क्या हो रही है? थंडरस्टॉर्म काय की वजह से आता है? इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से होता है। यहां की कहानी ऐसी है भाई, देखो थंडरस्टॉर्म की कभी भी बात करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तो इसको बोलेंगे थंडरस्टॉर्म। यहां पर क्या होता है? जो वार्म एयर है ना ये ऊपर जाती है, वार्म एयर ऊपर जाएगी और ये काय का फॉर्मेशन करेगी? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। अब सुनो, यदि यहां पर ये जो क्लाउड है एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर चले जाते हैं तो इनको अब क्या होगा? हेलस्टॉर्म होगा। यदि इनको प्रॉपर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं मिलता है तो यहां पर डस्टॉर्म बनेगा। यदि यहां पर, सुनना मेरी बात, यहां पर स्पाइरल विंड बन रही है, मतलब यहां पर स्पाइरल विंड का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या बन जाएगा? टॉर्नेडो बन जाएगा। अब मेरी बात सुनना, टॉर्नेडो है जरूर छोटा भाई, तुमको लग रहा है छोटा है, मगर बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग है। और कैसा है? फनल शेप का है ये जो टॉर्नेडो, तुमने देखा होगा। और ये जनरली टॉर्नेडो इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और लो प्रेशर इसके सेंटर में होता है, क्योंकि लो प्रेशर है तभी तो हम लोग उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का पार्ट बोल रहे हैं। और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है भाई। और ये कहां से? जब वाटर बॉडी से पास करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर स्प्राउट का नाम दिया जाता है। तो सबसे खतरनाक क्या है? टॉर्नेडो, फिर है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फिर आखिरी में आता है थंडरस्टॉर्म। साइज में तुम्हारा बड़ा है साइक्लोन, फिर तुम्हारा मतलब कि फिर आएगा थंडरस्टॉर्म, और फिर सबसे छोटा टॉर्नेडो। छोटा है टॉर्नेडो मगर बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग है, ठीक है। अब एंटी साइक्लोन उल्टा, हाई प्रेशर एट दी सेंटर, लो प्रेशर एट दी आउट, क्लोज्ड आइसोबार से सराउंडेड है। अब प्रेशर डिग्रीज होगा सेंटर से बाहर, क्योंकि अंदर ज्यादा है बाहर कम है। ये एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज यहाँ पर। सबसे ज्यादा कॉमन कहां पर है? तुम्हारे जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां पर कॉमन है, और इसको वेदर्स क्या कहा जाता है? वेदरलेस फिनोमेना। और इक्वेटर पर नहीं होगा, मतलब इक्वेटर पर तो दोनों ही नहीं होंगे। तो फाइनली तुम्हारी पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी खत्म है भाई, पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी खत्म करा दी है। हाँ, लोकल विंड की पिक्चर मैं तुमको शेयर कर दूंगा वो भी। अब यहाँ पर ओशिनोग्राफी मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बेसिक देखो, इसके भी नोट्स तुमको एकदम कतई जहर मिलेंगे। इंडियन नेवी तुमको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको पूरा बेसिकली क्यों जरूरी है पानी यहाँ पर ये बताएगा, है ना, कैसे बना। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अलग अलग ओशन के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या, तुमको बेसिकली पता है यहाँ पर ओशियनोग्राफी में क्या है, तुम्हारा ओशियन अंदर से कैसे दिखता है। यदि तुमने जान लिया कि ओशियन अंदर से कैसे दिखता है, तुम्हारा काम एकदम कंप्लीट है। अंदर से ऐसे स्ट्रक्चर है, इनके बारे में बताया हुआ है। और भाई ये जो मेरे नोट्स है ना, ये नोट्स में क्या क्या इंक्लूड है, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एसएससी ले लो, तुम्हारा बैंक ले लो, है ना, तुम्हारा पीओ ले लो, तुम्हारा आरबीआई ले लो, है ना, उसके बाद सीडीएस ले लो, तुम्हारा एफकेट ले लो, ये सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यू है ना, उसके सारे पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर शेल्फ है, स्लोप है, प्लेन है, डीप है, ये सारे के सारे तुम रीड करोगे ना। अब देखो यहाँ पर शेल्फ है। अब इतनी इंफॉर्मेशन तुमको मैंने दे दी है भाई कि इसके बाहर पेपर में सवाल आने ही नहीं है, ठीक है। इसके बाहर कुछ आने ही नहीं है, बिल्कुल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है, बिल्कुल भी सही में नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया, ये पूरा तुम्हारे ये फ्लैट तुम्हारे को पूरे बता रखे हैं। ये माइनर में तुम ये सारी चीजें देख लेना, ये सी माउंट वगैरह, ये सारी चीजें तुम खुद से कर लेना। इट इज वेरी इजी, तुम खुद से कर लोगे, पूरा डिफरेंस वगैरह कर लोगे। तो फाइनली भाई मैं अपनी क्लासेस यहीं पर, ये जो क्लास एंड कर रहा हूँ। मैंने तुमको ओशिनोग्राफी का भी बेसिक यहाँ पर बता दिया, किस तरीके से नोट्स तुमको प्रॉपर मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं अब तुम कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो कि भैया ये लेकर आओ वो लेकर आओ।
सारी चीजें हमारी तरफ से, सारी चीजें तुमको दी, ठीक है। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एवरीबॉडी।